जय हिंद एवरीवन। मैं रवि भाटी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म यूबी कोचिंग क्लासेस पे। पहले तो आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस शुभ अवसर पर आज की अपने मोटिवेशन लाइन क्या रहने वाली है, क्योंकि कोई भी चीज़ करते हैं उससे पहले थोड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। तो आज की मोटिवेशन लाइन ये रहने वाली है कि जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, जो मंजिलों को पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्र पर भी पत्थर से पुल बना देते हैं। तो ये एक आज के दशहरा पर्व भी ये लाइन जचती है। और वैसे जीवन के अंदर ये सक्सेसफुल होना, तो उसके लिए मोटिवेशन तो जरूरी होता है। इसी के साथ दशहरे के पर्व की एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इसी बात पे जय श्री राम सभी को। ठीक है, तो अपने आज की क्लास सामान्य विज्ञान की रहेगी। सामान्य विज्ञान में अपने क्या क्या करेंगे, तो सामान्य विज्ञान में जो पहले 2 से 3 क्लास हो चुकी है शायद, तो उसमें अपने बेसिक चीज़ें बात कर चुके थे जो अपने साइंस को सामान्य अध्ययन में पूछी ही जाती है। अपने भौतिक विज्ञान की शाखा को प्रारंभ किया था कि भौतिक विज्ञान की शाखा के अंदर क्या करना है। ठीक है, तो पहले 2 क्लास के अंदर हमने बेसिक देख लिया था। अब भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि मैं आपको उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के आधार पर करवा रहा हूँ। ठीक है, न कि अब ये है मैं आपको टॉपिक वाइज नहीं करवा रहा। ठीक है, टॉपिक वाइज बोले तो अब जैसे अपने हिस्ट्री पॉलिटी के अंदर तो आपको टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, उसमें मैं आपको टीसीएस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा, क्योंकि वो तो सारा कुछ मिक्स होता, मतलब टॉपिक के अंदर आ रहे हैं, उस पर खास कोई ध्यान नहीं है। लेकिन अभी जो साइंस का चल रहा है ना, उसमें मैं आपको यदि टॉपिक वाइज करवाऊंगा तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, वो थोड़ा बोरिंग भी लगेगा और उनमें से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस अनुसार मैंने अब आपको जो स्टार्ट करवाया है, मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। क्योंकि आजकल क्या क्रेज चल रहा है अपने सीधा क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं और उसके व्यू भी अच्छे आते हैं, उसका क्रेज चल रहा है। और कुछ एक भाई साहब भी कह रहे हैं कि आप सीधा क्वेश्चन लेके आओ, क्योंकि स्पीड बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन लेके आओ आप। तो भाई साहब क्वेश्चन करवा दूंगा, टॉपिक पता नहीं चलेगा। तो क्वेश्चन वो रट्टा मारने वाली बात होती है, एक बात को समझना होता है, एक रट्टा मारना होता है, बहुत डिफरेंस बहुत होता है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको टॉपिक भी करवा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक करवा रहा हूँ, वो जिन जो पहले पूछे गए उनमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक बात कर चुके थे कौन कौन से। पहले तो अपने जो विद्युत की वाली है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाली, मतलब स्थिर विद्युत की वाला, वो पोर्शन स्टार्ट किया था कि उनमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब अपने उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसमें कौन कौन से और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले अपने आज का टॉपिक क्या रहेगा, ओम का नियम। इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे गए हैं ओम के नियम में। ओम का नियम चाहे आप 11th 12th में हो, चाहे 10th क्लास के अंदर हो, चाहे एसएससी के सामान्य विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, ये ओम का नियम सब जगह पूछा जाता है। चाहे थोड़ा लेवल का हो, क्योंकि बीएससी लेवल के अंदर थोड़ा सा बीएससी वगैरह करते हैं साइंस स्ट्रीम से, तो लेवल इसका बढ़ जाता है। ठीक है, चाहे वहां तक हो चाहे ये बेसिक से हो, ये चीज पूछी जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कौन सा, पहले तो ओम का नियम करेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। ठीक है, पहले तो ये ओम का नियम, ओम यानी कि वैज्ञानिक था जिसका फुल नेम क्या है, डॉक्टर जॉर्ज जॉर्ज साइमन ओम। साइमन ओम ओम, ये पहले तो इनका फुल नेम है, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने ओम के नियम की सबसे पहले गणना की थी, परिकल्पना इन्होंने बताया था ओम के नियम के बारे में। ठीक है, तो इस ओम के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ समझते हो, पहले तो बात करते हैं चालक पदार्थ। चालक कौन सा होता है, पहले उससे पहले यही देखते हैं कि चालक चालक पदार्थ कह ही दिया तो चालक के बारे में बात करते हैं। चालक वह पदार्थ होता है जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। बात को समझ रहे हो आप, जिनमें से आवेश आसानी से प्रवाह हो। कौन कौन सी 2 बातें, आवेश आसानी से प्रवाह हो, आसानी से प्रवाह हो, आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, ये कह सकते हो आसान आवेशों का प्रवाह है, आवेशों का प्रवाह है आसानी से हो, क्या प्रवाह है आसानी से हो। दूसरी बात, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, ये 2 बातें चालक के बारे में इंपॉर्टेंट रहती है कि दोनों, जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो, दूसरी बात जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हो, ये 2 बातें। तीसरा इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या एग्जांपल, जैसे चांदी, इंपॉर्टेंट एग्जांपल, चांदी चालक पदार्थ होती है, चांदी वाला
सबसे जबरदस्त इसका चालक पदार्थ पूछे तो कौन सा? चांदी। ठीक है, ये है चालक के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें। चालक का मतलब जिनमें आवेशों का प्रवाह आसानी से इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ये होता है चालक। और अचालक पूछे तो अचालक पदार्थ, अचालक जिनमें इसका विपरीत आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो और इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं हो। इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं हो। ठीक है, पहली बात ये कि इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त अवस्था में नहीं हो। दूसरी बात, आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो, आसानी से नहीं हो। क्या? आवेशों का प्रवाह। यह है अचालक के बारे में। अचालक पूछे तो उदाहरण के रूप में क्या क्या बता देंगे? लकड़ी होगी, प्लास्टिक हो गया, ये अचालक पदार्थ होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक हो गया, ये होते हैं अचालक पदार्थ। और चालक पूछे तो कौन कौन से? जैसे चांदी हो गई, ये हो गई इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या चालकों के बारे में, अचालकों के बारे में। इसके एग्जाम चांदी, तांबा, जो भी आप कह सकते हो, प्लास्टिक, लकड़ी इसके। अब होता है कौन सा? कुचालक। कुचालक कौन सा होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि चालक अचालक का पता चल गया अब आपको। अब बात करते हैं कि कुचालक कौन सा होता है। कुचालक पदार्थ, चालक अवस्था आपको समझ आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी पूछे, क्योंकि इन टॉपिक के अंदर चालक अचालक ऐसी बातें ही होती रहती है, तो पहले बेसिक सी टॉपिक जो है उनकी परिभाषा पता होना जरूरी होता है। ठीक है, चालक अचालक हो गया। अब कुचालक, कुचालक मतलब जिनकी चालकता, कुचालक पदार्थ कौन से होते हैं? जिनकी चालकता चालकों से तो कम, चालकों से तो कम, चालकों से कम तथा अचालकों से ज्यादा होती है। चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा, अचालकों से ज्यादा, ये इसका दो मेन प्रॉपर्टीज रहती है। क्या? जिनकी चालकता, जिनकी चालकता, क्या चालकता। अब चालकता क्या होती है ये अपने इसके बाद ओम के नियम के करने के बाद बात करेंगे कि चालकता क्या होती है। ठीक है, पहले तो ये चालकों से तो कम इसकी चालकता। दूसरी बात, अचालकों से कम, ये इसकी मेन प्रॉपर्टीज रहती है। ठीक है, ये इसे कहते हैं कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ, ये पहले अपने बात की चालक, कुचालक और अचालक। कौन कौन से? चालक, अचालक और कुचालक पदार्थ। ठीक है, कुचालक या कुचालक हो गया, सॉरी अचालक को ही कुचालक कहते हैं, ये नाम गलत हो गया। ठीक है, और अचालक आपको बता दिए जिनमें आवेशों की परवाह नहीं, और इसे कहते क्या कहते हैं? अर्धचालक। नाम गड़बड़ हो गया सारा, अर्धचालक है ये। अब आपको बात समझ आ गई होगी, कंफ्यूज थी ना इतनी देर तक, हो जाता है। अर्धचालक जिनमें चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा चालकता हो, जिसे अर्धचालक कहते हैं। कुचालक आपको बता ही दिया, जिसे अचालक कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते और आवेशों का प्रवाह आसानी से नहीं हो। और चालक जिनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और जिनकी चालकता चालकों से कम हो, जिन्हें क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब अपना टॉपिक क्या था? ओम का नियम। मेन टारगेट था ओम का नियम समझना, कि ओम का नियम क्या है। पहले तो ये कि ओम का जो नियम है किसने दिया? डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो ओम के नियम के अनुसार कोई भी पदार्थ है जिनकी चालक अवस्था है, कोई भी चालक पदार्थ की जिनकी भौतिक अवस्था, किनकी? चालक पदार्थों की भौतिक अवस्था, चालक पदार्थों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था बोले तो कौन सी? जैसे उसका टेम्परेचर, ताप, लंबाई, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, ये सब चीजें भौतिक अवस्था में आती है। ठीक है, तो चालक पदार्थ जिनकी भौतिक अवस्था, ताप, लंबाई और क्षेत्रफल आदि सभी स्थिर रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या रहे? ये सब स्थिर रहे। तो इस स्थिति के अंदर स्थिर रहे, तो इस स्थिति में चालक के ऊपर लगने वाला विभवांतर, क्या? चालक के अंदर लगने वाला विभवांतर, क्या चीज स्थिर रहे तो लगने वाला विभवांतर, विभवांतर मतलब वी से आपको बताया पिछली क्लास का, विभव विभवांतर एक ही बात होती है। विभवांतर यानी कि उसी क्षेत्र के अंदर दूसरे बिंदु तक उनका डिफरेंस, अंतर नाम से पता चल रहा है। तो विभवांतर वी मतलब चालक पदार्थ की भौतिक अवस्था है, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहे तो उसमें से प्रवाहित होने वाला विभवांतर मतलब उत्पन्न विभवांतर क्या होता है कि उसमें से प्रवाहित होने वाली, किसमें से?
चालक पदार्थ में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। बात आपको समझ में आ रही होगी। एक बार फिर से देखते हैं। क्या? देखो, ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार कोई भी चालक पदार्थ है, चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बोले तो क्या? ताप, लंबाई, उसका क्षेत्रफल, टेम्परेचर, उसकी लेंथ, उसका एरिया, वो सभी यदि कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उस चालक पदार्थ का विभवांतर, उस चालक पदार्थ में उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली, उसमें से मतलब चालक पदार्थ में से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। समझ रहे हो बात को? समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब, इस चीज को एक बार फिर से यहां पे देखो आप बढ़िया तरीके से, ये आपको समझ में आ गया क्या कहानी थी, कौन सा सर्कल था, चक्र बन के यहां तक आए अपने। विभवांतर मतलब विभवांतर जो है उसमें से उत्पन्न होने वाला विभवांतर किसके समानुपाती होता है? उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के। मतलब जितनी धारा बढ़ेगी उतना विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर कम होगा तो उसमें से धारा भी कम होगी। ठीक है, मतलब V समानुपाती किसके? I के। अब आपको पता है समानुपाती निशान आ गया, तो समानुपाती निशान को पहले हटाते हैं और क्या लगाते हैं? बराबर। तो ऐसे समानुपाती निशान को हटाते समय आपको पता है एक समानुपाती आता है, स्थिरांक आता है। तो इस स्थिति में स्थिरांक आएगा क्या? R I। R यहाँ पे ये नहीं है कि अभी R पे मतलब रवि है, R मतलब रेजिस्टेंस, जिसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध, जिसे अपने प्रतिरोध कहते हैं, मतलब रेजिस्टेंस, जिसे प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। V बराबर IR या RI, V बराबर IR। ठीक है, ये आया कांस्टेंट R बोले तो प्रतिरोध, किसे? समानुपाती का निशान हटाने पर प्रतिरोध आया कांस्टेंट, जिसे R कहते हैं। ठीक है, तो ये R जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R, ये क्या करता है? उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा में व्यवधान डालते हैं, मतलब रुकावट करता है पैदा। इस तरह आप देखो, ये चालक पदार्थ है, ठीक है, ये चालक पदार्थ है, ये धारा प्रवाहित हो रही है इसमें से ओम के नियम के अनुसार। तो यहां पे ये प्रतिरोध R लगा है, ओम का नियम आते ही यहाँ पे R मतलब प्रतिरोध में व्यवधान डालेगा। ये चालक पदार्थ है, इस तरह ये कम हो जाएगा। पहले तो ये सही चल रही थी, जैसे रेजिस्टेंस आया उसमें व्यवधान आने लग गया। ओम के नियम का अनुसार यही कहता है। एक बार फिर से देखते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। तो ओम के नियम के अनुसार कोई भी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल स्थिर है, तो उसके अनुसार उसमें उत्पन्न होने वाला विभवांतर उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, इसे कहते हैं ओम का नियम। और एक कांस्टेंट आया प्रतिरोध जिसे R से प्रदर्शित करते हैं, जो कि उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के अंदर क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। कई बार पूछा जाता है कि प्रतिरोध का काम क्या होता है? चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली धारा के अंदर बाधा उत्पन्न करना ही उसका काम होता है। इसे कहते हैं अपने ओम का नियम। ठीक है, ये था प्रतिरोध का मतलब R से। V बराबर क्या आ गया? फॉर्मूला V बराबर IR। याद रखना इस फॉर्मूले को, क्योंकि आगे वाले टॉपिक के अंदर इसका यूज करेंगे अपने। V बराबर IR। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट कि प्रतिरोध आ गया। अब बात करते हैं, प्रतिरोध के बारे में बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कि प्रतिरोधों का संयोजन अपने कितने प्रकार से कर सकते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कैसे? प्रतिरोधों का संयोजन, जिसके अंदर पहला श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, ये दो प्रकार के संयोजन हैं। किसके? प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम मतलब आपको नाम से पता चल रहा है सीरीज।
सीरीज मतलब श्रेणी क्रम, समांतर यानी कि पैरेलल, ऐसे ऊपर नीचे। पहले तो नाम से पता चल रहा है। अब इसको समझते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन में कितना प्रतिरोध रहेगा और समांतर क्रम संयोजन में कितना प्रतिरोध रहेगा। ये दो चीजों के बारे में बात करते हैं। पहला कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में देखो, पहले इसके अंदर प्रतिरोध जितने भी होंगे वो चालक के अंदर, परिपथ के अंदर एक श्रेणी में लगे होंगे। किस तरह? इस तरह। प्रतिरोध को आपको पता है इस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह। प्रतिरोध ये R1 मान लो प्रतिरोध, इसमें R2 प्रतिरोध, या R3 प्रतिरोध। कैसे? मतलब इसकी परिभाषा समझे तो श्रेणी क्रम की क्या रहेगी? प्रतिरोध जो पहला होता है, पहला प्रतिरोध यानी कि R1 प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहला सिरा ये, दूसरा सिरा ये, दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरे प्रतिरोध R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। R3 का दूसरा सिरा R4, यदि R4 है तो उसके पहले सिरे से, इस तरह ही चलता रहता है। इसे अपने सीरीज संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन हो गया ये। ठीक है, इसको अपने जोड़ देंगे वोल्ट से। किससे जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर। और ये कुंजी लगा दी, के कुंजी, इस तरह। तो इन तीनों प्रतिरोधों पे विभवांतर जो है वो भी अलग अलग होगा, V1, V2, V3। नॉर्मल सी बात है, V1, V2, V3 होगा। बात को समझ में आ रही है? ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इन तीनों का योग आपको पता है इसमें से प्रवाहित होने वाले इस वोल्ट के बराबर होता है। कैसे? ये देखो, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का योग इसके बराबर होता है। समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो, पिछले वाले टॉपिक के अंदर कौन सा? ओम के नियम। ओम के नियम के अंदर क्या बात की थी? V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। कोई दिक्कत नहीं है कि V बराबर IR। V बराबर IR फॉर्मूले को अब इसमें इंप्लीमेंट करते हैं। किस तरह? ये देखो आप, V बराबर IR, तो V का मान यहां पे रखते हैं। V बराबर क्या? IR। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। और दूसरी बात, इस चालक पदार्थ में से जो धारा प्रवाहित हो रही है I, वही इसमें से I, वही इसमें से I धारा, वही इसमें से I धारा प्रवाहित हो रही है, और इसमें से आती हुई है फिर से यहां पे हो जाती है। मतलब धारा का किसी प्रकार से डिवाइडेशन नहीं है। I का मान सब जगह हर प्रतिरोध पे सेम रहता है। I का मान हर प्रतिरोध पे सेम रहता है, इस बात को समझना। पहला तो ये V बराबर IR। दूसरा, V1 के लिए I इंटू R1 प्लस V2 के लिए I इंटू R2, तीसरे के लिए I इंटू R3। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से तीनों में से I को कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया? R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर में क्या है? IR। अब I से I तो कैंसिल हो गया, तो R बराबर अपने पास क्या बचा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये होता अपने पास प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। किसी को कोई दिक्कत? मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा फंडा है। क्या एक बार फिर से एक नजर मार लेते हैं इसके। क्या V बराबर अपने पास V1, V2, V3 तीनों को जोड़ देना है, क्योंकि ये इसमें से जो सेम है वही तीनों की जगह अलग अलग डिवाइडेशन है, तीनों को जोड़ने पर यही बनता है। तो V बराबर अपने पास फॉर्मूला क्या था? ओम के नियम से V का फॉर्मूला V बराबर IR। इसमें रखा वैल्यू, रखने के बाद इसमें से I को कॉमन लिया और जो बचा वही अपने श्रेणी क्रम संयोजन होता है। अपने को क्वेश्चन किसी तरह दे तो उनके अंदर प्रतिरोध निकालना हो कि श्रेणी क्रम संयोजन, कोई संयोजन अब आपको बताएंगे नहीं क्वेश्चन के अंदर कि ये श्रेणी क्रम है या फिर समांतर क्रम है। अपने को खुद से निकालना है कि ये श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है। उसके अंदर अपने को सीरीज देख लेनी है। ये इसमें ऐसे श्रेणी क्रम, तो उसमें फॉर्मूला प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो अपने सीधा फॉर्मूला लगाएंगे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने भी अपने दिए होंगे। ठीक है, बात को समझ में आ रही है आपकी? ये था श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों का। अब बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। पहले आप नोट कर लो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फॉर्मूला।
कि श्रेणी क्रम संयोजन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, कि श्रेणी क्रम के लिए पहला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अब बात करते हैं श्रेणी क्रम, अब हो गया समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ओम का नियम जो हर जगह इंप्लीमेंट होता है इसका फॉर्मूला, इसके बाद जो टॉपिक करेंगे ना उसमें भी, ठीक है। अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में। समांतर समझते हो, समांतर यानी कि पैरेलल, कोई भी हो दो प्रतिरोध जो है समांतर में होंगे। किस तरह, ये देखो पहला प्रतिरोध R1, ठीक है, दूसरा प्रतिरोध R2, ठीक है, R3, इस तरह से ये बैटरी V लगी है प्लस माइनस कुंजी के, और इसमें से धारा I प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये धारा I यहाँ पे प्रवाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये धारा तीन फट गई, मतलब I1 इधर, I2 इधर और I3 इधर। इस बार पहले तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो अपने विभवांतर को अपने जोड़ा था, क्योंकि इस बार विभवांतर तीनों के ऊपर आपको पता है सेम है V, कोई दिक्कत नहीं। अब इस बार धारा को अपने जोड़ेंगे। किस तरह, ये देखो कि धारा का मान जो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तीनों का मान आगे जाके फिर से I बन जाना है, सीधी सी बात है, I बन जाना है। अब ये देखो V बराबर क्या था IR, अब I का मान निकालेंगे तो R इसके पैरों में आ जाएगा, तो V बटा R, कोई दिक्कत नहीं। अब I का मान अपने रखें सब जगह, ये क्या V I बराबर V बटा R बराबर I1 के लिए V बटा R1 हो गया, प्लस V बटा R2 हो गया, R2 के लिए प्लस V बटा R3 हो गया, क्योंकि I3 R3 के लिए। अब तीनों में से V कॉमन लो, V कॉमन लिए तो अंदर क्या बच गया, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, क्या कॉमन है V, V से V कैंसल, तो क्या बच गया अपने पास 1 बटा R इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये था अपने पास किसका, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन के लिए अपने कोई भी सीरीज दी होगी, कोई भी श्रेणी दी होगी ना, कोई भी परिपथ दिया होगा, उसके अंदर अपने पास सीधा पता चल जाता है कि इस तरह होगी वो श्रेणी, क्या होगी इस तरह होगी, उसके अंदर ऊपर नीचे समांतर होंगे, तो उनमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है सीधे अपने पास समझ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं होता कि ये समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम, खुद को पहचानना पड़ता है कहाँ पर श्रेणी क्रम लगाए, कहाँ पे समांतर क्रम संयोजन लगाए। तो श्रेणी क्रम के लिए आपको बता दिया फॉर्मूला कौन सा रहेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और श्रेणी क्रम में हो गया। अब समांतर क्रम के अंदर क्या फॉर्मूला निकला है अपने पास, प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकालने का, तुल्य प्रतिरोध निकालने का ये हो गया समांतर क्रम। और श्रेणी क्रम के लिए क्या था, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। नोट कर लेना इस चीजों को, अलग से आप दोनों को फॉर्मूले को लिख लो, श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध और समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। ये था प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं क्या, अब बात करते हैं अपने विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत ऊर्जा क्या है। विद्युत ऊर्जा इस तरह, ये देखो अपना टॉपिक क्या रहेगा, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा अपना टॉपिक रहेगा। उसमें से ये देखो आप विद्युत ऊर्जा के लिए अपने पहले जो कर चुके हैं उन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला अपने पास पहला कौन सा, ये देखो पहला तो ये V बराबर क्या था, W बटा Q विभव वाला, उसमें से W का मान क्या निकला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो VQ। याद रखना इस चीज को, W बराबर VQ, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा धारा का मान I इज इक्वल टू Q बाई टी, Q का मान IT, Q का मान क्या आ गया IT, यहाँ पे लिखो Q बराबर IT, कोई दिक्कत नहीं है। अब V बराबर क्या अपने पास होता है, V बराबर ओम के नियम से I R,
आई बात आपको समझ में? E बराबर क्या होता है? IR। अब ये देखो, इस फॉर्मूले के अंदर आप V और Q दोनों को एम्पलीफाई कर दो, दोनों को रख दो आप, तो W बराबर क्या निकला? V का मान IR गुणा Q का मान IV, तो I² RV। या फिर आप ये देखो क्या, हाँ एक तो Q/T, I का मान क्या होता है? Q/T, तो अपने पास Q का मान IT होता है, IV नहीं होता, IT। Q का मान यहाँ पे रखा, तो V की जगह क्या लिखो? T। अब दोनों को गुणा करो, I² R का R और T का T बराबर में W। ये होती है विद्युत ऊर्जा, मतलब किया गया कार्य परिपथ के अंदर किसी आवेश को लेके आने में किया गया कार्य जो होता है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। जो किया गया कार्य है वही विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है, यानी कि कार्य को W को अपने U स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं। मतलब U बराबर क्या हो गया अपने पास? I² RT। ये होता है विद्युत ऊर्जा के लिए, कि विद्युत ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो वो क्या है? I² RT। ठीक है, अब ये हो गया विद्युत ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा से ही अपने निकालेंगे शक्ति का, कि शक्ति क्या है? पावर। ठीक है, इस साइड करते हैं अपने शक्ति, शक्ति पावर। ठीक है, शक्ति जिसको अपने P से लिखते हैं, पावर यानी कि P से लिखते हैं। तो अपने पास जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा प्रति एकांक समय में जितनी विद्युत ऊर्जा होगी प्रति एकांक समय के लिए, मतलब फॉर्मूला परिभाषा क्या? प्रति एकांक समय में, प्रति एकांक समय में विद्युत ऊर्जा, प्रति एकांक समय में विद्युत ऊर्जा क्या कहलाती है? पावर शक्ति। यानी कि प्रति एकांक समय यानी कि T विद्युत ऊर्जा के लिए क्या था? I² RT। अपने अभी निकाल के आए हैं, T से T कैंसिल, यानी कि शक्ति का मान क्या हो गया? I² R। ये नोट करो आप, शक्ति का मान I² R। ठीक है, शक्ति जिसका मात्रक वाट, मात्रक क्या रहेगा शक्ति का? वाट। और ऊर्जा का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल, क्योंकि ये किया गया कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। मतलब दोनों का मात्रक जो है, मात्रक क्या रहेगा दोनों का? जूल। ठीक है, आई बात समझ में? आई होप यहां तक आपको सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा वीडियो को बैक करके देख लो आप, पीछे करके समझ स्किप करके देख लो आप, समझ आ जाएगा। ये था अपने पास शक्ति तक। एक बात ये और लिखो आप इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली एग्जाम में पूछी ही जाती है, क्या? 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10⁶ जूल होते हैं। इस चीज को आप रट लो बस, ये मोस्टली एग्जाम में पूछी ही जाती है। 1 किलोवाट में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुणा 10⁶। आई बात समझ में? तो आज की क्लास के लिए अपने करेंगे इतना ही। पहला अपना कौन सा टॉपिक था? ओम का नियम। उसके बाद ओम के नियम से अपने आर निकाला था, आर मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध निकालने के बाद उसका संयोजन निकाला था, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। और उसके बाद विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा निकालने के बाद अपने शक्ति के बारे में बात की। तो आज के लिए करेंगे इतना ही। और आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया तो आप क्लास को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर करने के बाद। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।